नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय: कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव कितना तटस्थ रहेगा, गांधी परिवार; दूसरा, सीबीआई तोते से जमाई तक का सफर; तीसरा, अमरिंदर सिंह क्या पंजाब बीजेपी में जान फूंक पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर संभव है तो चैनल की मेंबरशिप लें। आपके चैनल की मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त एक बार भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी इस आर्थिक मदद से हमें चैनल को सुचारू रूप से चलाने में आसानी रहे। तो सबसे पहली बात, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव कितना तटस्थ रहेगा, गांधी परिवार। अब कांग्रेस जो अध्यक्ष का चुनाव है उसकी तारीखें नजदीक आती जा रही हैं। उसका नोटिफिकेशन शायद 22 सितंबर को जारी हो जाएगा। नॉमिनेशन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेंगे। विड्रॉल 8 अक्टूबर तक होगा। तो एक तरह से 24 सितंबर से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। इस बीच सोनिया गांधी जी जो अपना इलाज कराने बाहर गई हुई थी, वो देश में वापस आ गई हैं। और इधर बहुत से प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीज़ ने, पीसीसी जिसको बोलते हैं, प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने तरह तरह के रेजोल्यूशंस पास किए हैं पूरे देश में। वो कुछ कुछ पास करते जा रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात की प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, उसने पास किया रेजोल्यूशन कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। फिर उसी के पीछे पीछे बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की पीसीसी ने रेजोल्यूशन पास किया कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। केरल और मध्य प्रदेश, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें राहुल गांधी का नाम नहीं। पहला रेजोल्यूशन जिसमें कहीं नहीं कहा गया कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। इसने जो सोनिया गांधी जी को ऑथराइज किया कि वो स्टेट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करें और एआईसीसी मेंबर नॉमिनेट करें। इसके बाद उत्तर प्रदेश आया। उत्तर प्रदेश में जो मोना मिश्रा जी हैं, प्रमोद तिवारी जी की लड़की, उन्होंने कोई मीटिंग की और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो रेजोल्यूशन ये कहता है कि मतलब नए तरह का ये रेजोल्यूशन है। इस रेजोल्यूशन ने कहा, सोनिया गांधी को उन्होंने ऑथराइज किया कि आप प्रदेश का अध्यक्ष नॉमिनेट करें और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नॉमिनेट करें। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। इसको देख के ऐसा लगता है कि ये चूंकि प्रियंका गांधी की स्टेट है, जहाँ की वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, बहुत दिनों तक यहाँ काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम ना लेके अब वो इनडायरेक्टली प्रियंका गांधी का नाम आगे बढ़ाया गया है, या जो भी है, मतलब यहाँ पे राहुल गांधी का नाम नहीं लिया गया है। सिर्फ उनको ऑथराइज किया गया है कि आप इसको जिसको चाहे उसको बनाएं। अब दूसरी बात ये आती है कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनेंगे कि नहीं। मुझे नहीं लगता है, जो मेरा सेंस है, कि राहुल गांधी अब प्रेसिडेंट बनेंगे। वो इतना ज़्यादा कई बार उन्होंने ये पोजीशन ले चुके हैं सार्वजनिक रूप से, और फिर वो 4 साल से 3-4 साल हो गए से वो प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो अब उनके पास प्रेसिडेंट, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे। इस बीच एक डेवलपमेंट ये हुआ कि जो शशि थरूर साहब हैं, जो आइडेंटिफाइड होते हैं G23 मतलब जो एक असंतुष्ट गुट है कांग्रेस के अंदर, उसके साथ वो जाके सोनिया गांधी जी से उन्होंने मुलाकात की, करीब आधे पौन घंटे की। और जैसा उनका कहना है कि सोनिया गांधी और ने ये आश्वासन दिया और ये कहा है कि गांधी परिवार, और खास करके मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो इस पूरे कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव में तटस्थ रहेंगे, उनका न्यूट्रल रहेंगे। उनका किसी की कोई प्रेफरेंस नहीं रहेगा कि इसको बनाइए या इसको बनाइए या इसको करिए। क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है, जब सीताराम केसरी जी अध्यक्ष बने थे 90s में, तो उस समय सोनिया गांधी ने उनको बैक किया था, और जब वो शरद पवार और अर्जुन सिंह जी को उन्होंने हराया था, तो उस समय के याद करिए तो ये हुआ था। फिर करीब 2000 या 2002 में सोनिया गांधी जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, तो उनके अगेंस्ट जितेंद्र प्रसाद जी लड़े थे। अब लेकिन एक चीज़ मैं अच्छी कहूँगा, कांग्रेस में जो भी कोई कहे, लेकिन कम से कम इलेक्शन होता है। आप इमेजिन करिए ज़रा, मतलब मैं इमेजिन इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरफ एक पार्टी है कांग्रेस जिसके ऊपर परिवारवाद का ठप्पा लगता है, और एक तरफ बीजेपी है जहां के जो सबसे बड़े नेता हैं वो अपने फोटो फ्रेम में भी किसी को शेयर नहीं होते हैं। मतलब जहां वो फोटो खिंचवाएंगे वहां कोई दूसरा व्यक्ति भी उस पूरी फ्रेम में नहीं दिखाई देना चाहिए। ये एक नहीं, इसके अनेकों उदाहरण आपने देखे होंगे। और क्योंकि एक चीज, अशोक गहलोत साहब भी एक कैंडिडेट हैं और उन्होंने बार बार कहा है कि अगर राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे
तो वो कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि एक तरफ इससे वो अपनी लॉयल्टी को भी बार बार आगे बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन भी है कि एक समय सोनिया गांधी जी ने उनसे कहा था कि आप अध्यक्ष बन जाइए, तो एक कम्युनिकेशन आम कांग्रेस जन को ये भी दे रहे हैं कि ही हैज़ द बैकिंग ऑफ गांधी परिवार। अब जो मुझे इस समय लगता है कि राहुल गांधी नहीं है, तो ये अगर राहुल गांधी प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तो कांग्रेस का फायदा ही फायदा है मेरे हिसाब से। एक तो जो परिवारवाद या जो उनके ऊपर हमला होता है, वो हमला थोड़ा किसी को भी बांटना पड़ेगा कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर भी। और एक जो दूसरा फायदा जो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है, इस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो या वो, थोड़े दिन ठीक चल रहे हैं कांग्रेस के, क्योंकि इस समय कांग्रेस हेडलाइन तो कांग्रेस ही ले जा रही है। चाहे वो चीता करें, चाहे वो शेर करें, चाहे वो तेंदुआ करें, चाहे वो हाथी करें, चाहे वो घोड़ा करें, चाहे वो कबूतर करें, लेकिन जिसको कहते हैं ना, बात बार बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही हो रही है। अब दूसरी बात, सीबीआई जो है उसका तोते से जमाई तक का फर्क, ये मैंने इसलिए कहा कि अभी राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी ने एक नया नारा दिया है कि किसके तीन जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। और उन्होंने सीबीआई को सरकारी जो पार्टी है, जो सरकार है, उसका जमाई बताया है। और एक इसी पे एक बड़ा आज स्टोरी किया है इंडियन एक्सप्रेस ने, उसने सीबीआई पर एक स्टोरी की है उनके दीप्तिमान तिवारी जी ने, और मैं उसी के हवाले से ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने एक फिगर दी है कि 2004 से, जब यूपीए 1 की सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह जी का पहला टर्म, उससे 2022 तक, अभी तक सीबीआई ने जो छापे मारे या जिन लोगों को पकड़ा, उसमें कुछ लोगों को मतलब कितनों को बुक किया, कितनों को अरेस्ट किया, कुछ के प्रेमिसेस पे छापे मारे, कुछ को क्वेश्चन करने के लिए बुलाया। ये टोटल एक उन्होंने कंसोलिडेटेड स्टडी की है। उसमें उन्होंने ये बताया कि जिन पॉलिटिकल लीडर्स या उनके सगे संबंधी या उनके रिश्तेदार पर जो कार्रवाई हुई है, वो पूरे रिजीम का बता रहे हैं 18 साल में 80% विपक्ष के लोग रहे हैं। एक उन्होंने ये फिगर दी। दूसरा उन्होंने ये फिगर दी है कि यूपीए की 10 साल की रिजीम में, 10 वर्षों में जो यूपीए का था, कुल विपक्ष के 72 लोगों के ऊपर या तो मतलब वही या तो रेड हुई या अरेस्ट हुए या क्वेश्चन के लिए बुलाया गया या बुक किया गया उनको। इसमें उस 72 में 43 विपक्ष के थे, ऑपोजिशन के, करीब 60%। कांग्रेस और उसके अलाइज जो थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार में थी, वो 29 थे, मतलब 40% लोग इस पक्ष के भी थे। अब ये भी अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली और है कि जिस समय कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, उस समय विपक्ष का एक बड़ा विपक्ष था, मतलब आज की तरह बहुत एक छोटा विपक्ष नहीं रह गया था, तो उस समय ज़्यादा लीडर्स थे, ज़्यादा वो थे। करंट रिजीम जो इस समय एनडीए 2 जिसको बोलते हैं, मोदी जी की जो रिजीम है, इसने पिछले 8 वर्षों में कुल 124, उसने 10 वर्षों में किए थे 72, इन्होंने 8 ही वर्षों में 124 किए हैं। और उस 124 पॉलिटिकल लोगों पर जो कार्रवाई हुई है, उसमें से 116 विपक्ष के हैं, 95%, 6 केवल बीजेपी और उसके अलाइज के हैं। 95% विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्योंकि इसमें अब आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी ज़्यादा है, जिसमें बीजेपी की रिजीम में विपक्ष के ऊपर कार्रवाई, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको जरा मैं पुरानी याद इसलिए दिला दूं कि कुछ लोगों को याद आ जाएगा, जब 60% विपक्ष को ही किया गया था टारगेट, मतलब 60% ही विपक्ष के लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसके कुछ स्टार लोगों की को याद मैं दिला दूं। उस समय सबसे बड़े स्टार नंबर 1 थे, हीरो नंबर 1, वो अमित शाह साहब थे। अमित शाह साहब को सोहराबुद्दीन मामले में आपको याद हो, सीबीआई ने चार्जशीट किया था और कहा, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि इज द किंग पिन ऑफ द एंटायर थिंग। उसके बाद वो अरेस्ट भी हुए थे, फिर वो तड़ी पार भी किए गए थे। लेकिन 2014 मई में जब जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी, दिसंबर में वो दोष मुक्त हो गए थे। उनको अब वो एक अलग स्टोरी है कि कैसे वो एक बार भी अपीयर नहीं हुए, लेकिन उनको कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। और इसके अगेंस्ट नॉर्मली सीबीआई हायर कोर्ट में जाती है अपील के लिए, इसके अगेंस्ट सीबीआई अपील के लिए नहीं गई थी। येदियुरप्पा साहब का आप सबको याद है, कर्नाटका में जो उन्होंने खान और माफिया और जो माइनिंग वाला क्या क्या किया था, वो सीबीआई का आपको केस याद ही होगा। हेमंत बिस्व शर्मा, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, उनका शारदा चिट फंड घोटाले में क्या क्या रोल था, वो
किसी को नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। सीबीआई ने उस समय उनके अगेंस्ट काम किया था। फिर जो नारदा स्टिंग, नारद या नारदा जैसे आप बोलिए, स्टिंग ऑपरेशन जो था, उसमें आपको अगर याद हो, चार्जशीट जब फाइल हुई तो जो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय थे, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे और जिस समय चार्जशीट फाइल हुई उस समय बीजेपी में थे, उनका नाम वहाँ से हटा दिया गया, उनका नाम उसमें नहीं आया था। इंडियन एक्सप्रेस ने जैसा कहा है कि कल वो ईडी के भी इस तरह की सीरीज पे आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि एक चीज़ जान ली, भ्रष्टाचार जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र पर खतरा है। और उससे भी बड़ा जो मुझे एक चीज़ लगती है, जो एक बीजेपी एक बाइनरी बनाती है ना, जो बीजेपी के साथ नहीं वो देशद्रोही, जो बीजेपी के साथ वो राष्ट्रभक्त, उसी तरह से जो बीजेपी में आ गया वो उसकी वॉशिंग मशीन में डाल के, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सारे पाप धो दिए गए, उनके ऊपर जो भी आरोप है वो सब बंद। लेकिन जो बीजेपी से बाहर है, तो उस बाइनरी को बीजेपी चला रही है। देखने वाली बात होगी कि संस्थाएं हमारी लोकतंत्र में कितनी कमज़ोर होती जाएंगी, या ये कभी स्टैंड भी कर पाएंगे, जो जिस तरह की परिकल्पना की गई थी इन संस्थाओं के बारे में। अब मैं तीसरी बात पे आ रहा हूँ। अमरिंदर सिंह जी क्या पंजाब बीजेपी में जान फूंक पाएंगे? अमरिंदर सिंह जी 80 वर्षीय हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 5 बार एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, और सबसे बड़ा इनका जो एमपी वाला याद रखते हैं लोग, 2014 में जो सबसे मतलब एक तरह से बहुत मोदी जी के बाद शायद सबसे उस समय के पॉलिटिक्स के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट और कदावर नेता थे, अरुण जेटली को इन्होंने अमृतसर से हरा दिया था। ये मूल रूप से ये राज परिवार से आते हैं। इनके पिताजी पटियाला के आखिरी महाराजा थे, और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ये फौज में इन्होंने सर्व किया, सिख रेजिमेंट में, और 65 की वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किए हैं। एक जो जनरल इंप्रेशन है ना कि ये कांग्रेस छोड़ के चले गए और इन्होंने कांग्रेस, ये कांग्रेस लॉयलिस्ट उस तरह के नहीं रहे हैं। ये मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, सिर्फ याद दिला दूं, 84 में सिख दंगों के जब हुए तो उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और तब इन्होंने शिरोमणि अकाली दल ज्वाइन कर लिया था। शिरोमणि अकाली दल के में ये फिर चुनाव जीते, मंत्री बने, लेकिन 92 में ये उनसे कुछ खटपट हुई और इन्होंने एक वहाँ से निकल के एक नया अकाली दल पंथिक बना दिया था। 1998 के विधानसभा इलेक्शन में जो इनकी पार्टी थी उससे चुनाव लड़े, और इनको खुद को 856 वोट मिले थे, बुरी तरह से चुनाव हारे। फिर ये 1998 में फिर ये वापस कांग्रेस में आ गए थे। फिर आपको पता ही है कैसे ये उसके बाद एक बार चीफ मिनिस्टर बने, फिर एक बार 2 बार दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, 2014 में अरुण जेटली को हराया, फिर खूब मेहनत करके वापस आए। अब एक चीज़ पूछा जा रहा है बार बार कि इन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, तो जरा पीछे मुड़ के आपको देखना होगा। आप उसको रेट्रोस्पेक्ट बोलिए, सिंहावलोकन कहिए, थोड़ा पीछे समझना होगा। ये एक चीज़ बताइए, कांग्रेस ने तो इनको, भाई ये चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने इलेक्शन से जस्ट पहले कहा कि नहीं आपका मामला ठीक नहीं चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत जाता है, लोग आपसे नाराज़ हैं, और इसलिए इनको हटा दिया गया। तो कांग्रेस में तो इनका कोई फ्यूचर है नहीं, तो अब ये कांग्रेस में जब इनके यहाँ फ्यूचर नहीं था तो कहाँ जाएं, ये क्या करें, कहाँ जाएं? तो एक चीज़ तय यहाँ जाने, शिरोमणि अकाली दल में इलेक्शन में जो बुरी हालत हुई है वो आप देख ही रहे हैं। अब ऑप्शन बचते हैं 2 किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। अगर कुछ लोगों का कहना कि इनको रिटायर हो जाना चाहिए, भाई पॉलिटिक्स में तो मैंने रिटायर होते हुए किसी को देखा नहीं। अडवाणी जी अभी भी हैं और चाहते हैं कि वो हर इलेक्शन लड़ें। वो अब इनके पास, अगर पंजाब की पॉलिटिक्स कोई करता है उसके पास, और वो कांग्रेस में नहीं है उसके पास ऑप्शन, और अगर शिरोमणि अकाली दल नहीं है तो 2 ही ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी। आम आदमी पार्टी से इस समय प्रचंड बहुमत है, इनका कोई लेगा। अब इनके पास बीजेपी ज्वाइन करने के अलावा और कोई मेरे हिसाब से चारा नहीं था, तो इसलिए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन बीजेपी का चाल और चरित्र देख लीजिए। जो व्यक्ति अमरिंदर सिंह को कभी अमित शाह साहब के पिछले वाले गेट से घुस रहे हैं, अगले गेट से निकल रहे हैं, जब आपको याद है ना इलेक्शन के समय आगे गेट से निकलते थे, चुपचाप बात होती थी, पीछे गेट से निकल जाते थे, 10 मिनट बात हुई कि 10 घंटा बात हुई पता नहीं चलता था, इत्यादि इत्यादि। उनको जब कल ज्वाइन कराया गया फॉर्मली, तो उस फोटो में आप देख लीजिए, उनको ज्वाइन कराते समय न तो अमित शाह साहब थे, न नड्डा जी थे, वहाँ पे नरेंद्र तोमर जी थे, वो एग्रीकल्चर मंत्री जो पुराने याद है ना आपको, वो, और किरण रिजिजू साहब थे। मतलब नरेश तोमर जी का पंजाब से क्या मतलब, किरण रिजिजू जी का क्या मतलब, लेकिन ना अमित शाह ना जेपी नड्डा साहब मिल लिए थे अलग सुबह से जाके, लेकिन ज्वाइन कराते समय इन लोग नहीं थे। लेकिन
बीजेपी को एक फायदा ये हुआ है कि बीजेपी के पास पहली बार एक बड़ा सिख चेहरा आया है। क्योंकि एक चीज समझना होगा आपको कि जो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी जब साथ इलेक्शन लड़ते थे या साथ बहुत दिनों से उनका साथ था, तो उसका मूल कारण ये था कि शिरोमणि अकाली दल सिख समुदाय को मूल रूप से रिप्रेजेंट करता था और बीजेपी हिंदू समुदाय को करती थी, और ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिल जाते थे तो इन लोगों को एक अच्छे इलेक्टोरल विक्ट्री मिलने की संभावना रहती थी। बीजेपी के पास आज की तारीख में एक बड़ा सिख चेहरा आ गया है जो हिंदू भी एक्सेप्टेबल है। अभी कितने इफेक्टिव होंगे नहीं होंगे, एज कितने पास है नहीं है, बीजेपी इनको कितनी लिवरेज देगी क्या देगी, वो एक अलग बात है, वो देखना आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास बीजेपी ज्वाइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।